आदाब नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। वो कहा जाता है ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और अभी फिलहाल यही होता हुआ नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि इन युवाओं को हिंदू मुसलमान में बांटकर, इनसे सिर्फ जय श्री राम के नारे लगवाकर, मस्जिदों के सामने नचवाकर, इनसे वो जो जरूरी सवाल जो पूछना वो चाहते हैं, या फिर जो जरूरी सवाल उन्हें पूछने चाहिए, उन सबसे अटकाकर भटकाकर उन्हें सिर्फ एक अंधभक्त बना दिया जाए। लेकिन अब युवा पूरी तरीके से जाग गया है, या मैं ये कहूं कि जागा हुआ तो था लेकिन अब सड़कों पर आ गया है और उसका डर काफूर हो गया है, और वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है। और ये सरकार सबसे ज्यादा डरती है सवाल पूछने से ही। और अब आप ये देखिए कि डूबते जहाज से ऐसा लग रहा है कि मानो एक एक करके सब उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा रामदेव को तो आपने देख लिया, एक दो तीन बार नहीं, लगातार बार बार वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारी हैं बड़े, और उन्हें लगता है कि युवाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए उनकी बात अब करनी पड़ेगी। अब कोई भी इससे मुंह नहीं छिपा सकता है। दो तीन बड़ी खबरें हैं जिस पर आज मैं बात करने जा रही हूँ, जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले बात करेंगे डीवाई चंद्रचूड़ की, हमारे एक्स सीजेआई की। उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सीजेआई कह रहे हैं कि एक्स सीजेआई कह रहे हैं कि पेपर लीक और नौजवानों की परेशानियों पर गंभीर राष्ट्रीय बहस की जरूरत पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मसलों और उनसे पैदा होने वाली मुश्किलों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। चंद्रचूड़ ने आगे कहा है कि अच्छी प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला हासिल करना आज भी भारत का जो एक बड़ा मिडिल क्लास है उसका बड़ा सपना है। बड़ा मिडिल क्लास यानी कि नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा वोट बैंक। इसीलिए परीक्षाओं से जुड़े मुद्दे बेहद अहम हो जाते हैं। उन्होंने जोर दिया कि छात्रों की चिंताओं को समझना और पेपर लीक की समस्या का स्थायी और असरदार हल तराशने की बेहद जरूरत है। तो ये डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि डीवाई चंद्रचूड़, मुझे बताने की जरूरत नहीं है उन्होंने किस तरह से कहा था कि राम मंदिर विवाद का पूरा मामला उन्होंने भगवान की शरण में जाकर उसका फैसला दिया था। आपको याद है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के साथ वो पूजा करते हुए नजर आए थे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डीवाई चंद्रचूड़ का क्या बैकग्राउंड रहा है। अब वो भी युवाओं की बात करते हुए उस तरह से नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता है। और इसीलिए आप ये देखिए कि मोदी कैबिनेट की मीटिंग हुई है कल, और उस मोदी कैबिनेट की मीटिंग में पूरी तरीके से जेन जी का जो डर है, जो खौफ है, वो सर चढ़कर बोलता हुआ नजर आ रहा है। मोदी को लग रहा है, अमित शाह को लग रहा है कि उनके हाथ से रेत फिसलती हुई नजर आ रही है। बात करते थे कांग्रेस मुक्त भारत की, अभी आप ये देखिए कि ये नारा उनकी पूरी जबान से कंप्लीटली वैनिश हो चुका है, गायब हो चुका है। कल कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें क्या किया गया? उसमें उनके काम की नहीं समीक्षा की गई कि भाई आपने क्या काम किया है, आगे आपका क्या रोड मैप है, लेकिन बात की गई कि आपका सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं वो सबके चेक किए गए, उनकी समीक्षा की गई, क्योंकि उनको ये लग रहा है, फिर से देखिए वही बात जो 2014 में शुरू की गई थी, सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का भरपूर इस्तेमाल किया गया था, और उस भरपूर इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी ने सत्ता हासिल की थी, गोदी मीडिया को कैसे अपना गुलाम बनाया था। अब वो सब काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर से आप ये देखिए, नई टीम बनाई गई है, फिर से उसमें जहरीले नफरतियों को जो है वो भरा गया है। और दूसरा आप ये देखिए, इस कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है उसमें ये कहा, उसमें समीक्षा की गई है बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया अकाउंट्स की, और ये देखा गया है कि किसकी कितनी रीच है। उसमें नंबर 1 आए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, और बाकी तमाम लोगों की समीक्षा की गई है। और ये कहा गया है कि कैसे जो रीच है उसको उन्हें बढ़ाना है, यानी कि जेन जी से उन्हें संवाद को बढ़ाना है। और उनको लगता है कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, खासतौर पर इंस्टाग्राम जो है वो एक ऐसी जगह है जिससे से ज्यादा कनेक्ट युवाओं से किया जा सकता है। आपने देखा था नरेंद्र मोदी ने किस तरह से रील्स बनाई थी, हालांकि वो फॉर्मूला उनका पूरी तरीके से फेल हो गया था। इनकी समझ नहीं आ रहा है कि इस रीच को बढ़ाने से सरकार को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है,
क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये जो आउटरीच प्रोग्राम है इसमें तो सिर्फ एक गुणगान ही आप गाएंगे अपना, क्या आप अकाउंटेबिलिटी अपनी तय करेंगे? तमाम मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करके उन युवाओं के सवालों का क्या जवाब देंगे? वो तो है ही नहीं, क्योंकि ये चाल चरित्र ही नहीं है, डीएनए ही नहीं है बीजेपी का। लेकिन अब इस सब पर वो करने के लिए मजबूर हो रही है। इसके अलावा आप ये देखिए, वन डे वन यूनिवर्सिटी, ये कार्यक्रम जो है वो देशव्यापी कार्यक्रम जो है वो किया गया है, जहां पर ये कहा गया है कि आउटरीच प्लान है, जहां पर यूनिवर्सिटीज में कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है, नेता जो है बीजेपी के जाएंगे, अपने कामों के बारे में बताएंगे और सीधे तौर पर ये जो छात्र हैं इनसे वन टू वन वो, और जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनसे वो बातचीत करेंगे, अपने बारे में बताएंगे। यानी कि पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है वो सीधे तौर पर युवाओं पर आकर गया है। युवाओं की आपको पता है कि लगातार उन्हें अटकाया और भटकाया जा रहा था। उनको लग रहा था कि पावर लेकर बस युवा चल पड़े और मस्जिदों के सामने नाचते रहे, लेकिन वो युवा सवाल पूछते हुए अब नजर आ रहे हैं। और अब आप ये देखिए कि इसीलिए बीजेपी ने ये सवाल जो है, ये आउटरीच प्रोग्राम जो है ये शुरू किया है। एक और इम्पोर्टेंट बात, कांग्रेस ने भी कल अपनी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की है और उसने कहा है कि वो 800 शहरों में छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो है, वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम वो शुरू करने जा रहे हैं, जो आपको पता है कि कई जगह पर हो चुका है और अब आगे और जो है अभी पुणे में होने जा रहा है। और इसके साथ साथ 800 शहरों में होगा, जहां बड़ी जगहों पर राहुल गांधी आपको नजर आएंगे और बाकी जगहों पर चीफ मिनिस्टर्स और कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं वो वहां पर नजर आएंगे। वंदे मातरम को लेकर भी एक स्टैंड लिया गया है कि 2 स्टैंजा ही गाए जाएंगे, जो लगातार कांग्रेस शुरू से गाती रही है। और इसके अलावा राम मंदिर की जो लूट है उसको लेकर भी अब सरकार को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। तो आप देखिए कि किस तरह से चौतरफा ये सरकार जो है वो घिरी हुई है। मेरे साथ आप देख सकते हैं देश के जाने माने पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट, जिनका दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है, निरंजन टाकले जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। निरंजन जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी शुक्रिया, थैंक यू। निरंजन जी, मैं अभी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कह रही थी कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब डीवाई चंद्रचूड़ भी आ गए हैं। आपने देखा कि बाबा रामदेव को आपने देखा कि 1-2 बार नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर अपने आप को वो असर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारी, उन्हें पता है कि युवा एक बड़ा व्यापार है। ऐसा नहीं है कि उनका कोई हृदय परिवर्तन हो गया है, कोई आइडियोलॉजिकल कोई वो स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन उनको व्यापार इसमें नजर आ रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ भी ये कह रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है, बड़ा मिडिल क्लास जो है, उसका एक ही सपना है कि वो कैसे इस तरह के एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करें और अपना करियर बनाएं, और ये लीक हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। क्या आपको लग रहा है कि डूबते जहाज से अब लोग उतरते हुए नजर आ रहे हैं? और दूसरा, अब हर कोई सिर्फ युवाओं की बात करता हुआ नजर आता है, चाहे कैबिनेट की मीटिंग हो मोदी की, या फिर चंद्रचूड़ हो, या फिर बाबा रामदेव हो, या फिर और दूसरे लोग हों। जी बिल्कुल। एक तो मतलब जो कहते हैं कि जहाज जब डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे दौड़ना शुरू करते हैं, तो शायद वो एक होगा। दूसरा, हमेशा मतलब मैं तो ऐसे कमेंट्स के बारे में बहुत सतर्क रहता हूँ, क्योंकि आरएसएस ये डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत एक्सपर्ट है। तो उनको पता चला जेनजी जब अगेंस्ट गई और संघ और भाजपा ने जो पूरे पिछले 10-12 सालों में जहर फैलाया था नफरत का, उसका उस जनरेशन के ऊपर कुछ भी असर देखने को नहीं मिला, खासकर जंतर मंतर के आंदोलन में और फिर जगह जगह जहां पर छात्रों की गूंज के भी प्रोग्राम हुए। तो उस नफरत का कोई असर इन बच्चों पे नहीं दिखा, ना ही इनके ऊपर वो उनका प्रोपेगेंडा काम कर पाया कि गांधी जी ने क्या करना चाहिए था, नेहरू जी ने क्या करना चाहिए था। तो उसका इनके ऊपर असर नहीं, क्योंकि ये इनकी पूरी परवरिश इस जेनजी की ये भाजपा के सत्ता के दौरान पिछले 12 सालों में हुई है। तो शायद डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये जानबूझकर अपने ही परिवार के लोगों से इस तरह से आवाजें मतलब उठा रहे हैं, चाहे वो रामदेव हो या चंद्रचूड़ हो। क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गोलवलकर को खत लिखा था, जिस खत में उन्होंने ये लिखा था कि संघ की धारणाओं के खिलाफ अगर कुछ मुद्दा होगा
तो वो विपक्ष ने उठाने की बजाय संघ के परिवार के भीतर से ही किसी ने उसे उठाना चाहिए, ताकि उस पूरे विवाद का दायरा ये संघ के कंपाउंड में, प्रीमाइसेस में रहे, और जब भी सरसंघ चालक दक्ष कहेंगे तब सारे चुपचाप सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। तो मैं तो इस बात को हमेशा याद रखता हूं, क्योंकि इस तरह से डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपने ही परिवार के कुछ लोगों द्वारा इस तरह से वो डिस्कोर्स शुरू कर सकते हैं, और वो करते आ रहे हैं। वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब स्वदेशी जागरण मंच ही सारे उनकी पॉलिसीज के खिलाफ, इकोनॉमिक पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाता रहा। तो ये देखा है, और इसलिए जरूर रामदेव बाबा जो व्यापारी है वो व्यापार के हिसाब से सोचते हैं, और एक बहुत बड़ा तबका है इस जेनजी का, ये उस ट्रेड के लिए उनको अहम लगता होगा। और चंद्रचूड़ तो पता नहीं कल ऐसे भी कहेंगे कि सपने में आकर भगवान राम ने उनको कह दिया कि बच्चों के बारे में बोलो, तो उन्होंने बोल दिया। जी बिल्कुल, आप सही तो कह ऐसा रहे भी हैं। हो और सकता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि ये भी एक तरह से एक रची रचाई एक रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है कि अपने ही घर के बाद अपने ही लोग उठाएं और उसके बाद आपस में ही सॉल्व कर लें, ये हो सकता है। लेकिन ये जो आउटरीच प्रोग्राम मोदी कैबिनेट ने जिस पर कल बात की है कि इंस्टाग्राम पर और इन सब पर समीक्षा काम की होने की बजाय सोशल मीडिया की समीक्षा हो रही है, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भाई आप आउटरीच प्रोग्राम करें, एक दिन में एक यूनिवर्सिटी में जाया जाए। क्या आपको लग रहा है कि ऐसे वक्त में जब युवा बीजेपी के नेताओं का चेहरा नहीं देखना चाहते, जब नरेंद्र मोदी जो उनका सबसे बड़ा चेहरा है वो सिर्फ मजाक का पात्र बन गए हैं, इस तरह की चीजें कोई काम करने जा रही हैं? क्या लग रहा है आपको इस रणनीति, ये जो रणनीति बनाई जा रही है कितनी कारगर साबित हो सकती है बीजेपी के लिए? नहीं, ये तो बाउंस बैक होगी। अगर ये भाजपा के नेता यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में जाना शुरू करेंगे तो बच्चे उन्हें खदेड़ देंगे, क्योंकि शायद पहली बार आजादी के बाद पहली बार स्टूडेंट्स को इतना असुरक्षित बनाया गया है, इतना अनसर्टन उनका फ्यूचर बना के रखा गया है। और मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि पूरी दुनिया में यही एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रहता है स्टूडेंट्स का, जिनके ऊपर बर्डन ऑफ द फ्यूचर होता है। हम सभी के ऊपर बर्डन ऑफ द पास्ट है, उन सिर्फ बच्चों पे, छात्रों पे बर्डन ऑफ द फ्यूचर होता है। और इसलिए छात्रों को सबसे ज्यादा संभालना, उनकी सबसे ज्यादा केयर करना, ये बहुत जरूरी है, और वही नहीं कर रही है ये सरकार। जो अहम मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के ऊपर इन स्टूडेंट्स को, छात्रों को मतलब उनके ऑब्जेक्शंस है, उसके बारे में एड्रेस करने के लिए तो सरकार कुछ नहीं बोल रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने पब्लिक एजुकेशन की तो पूरा बैंड बजा दिया है। जिस तरह से एजुकेशन का खर्चा कम कर रही है सरकार, उसके ऊपर एडेड एजुकेशन कम होते जा रहा है। स्कूल्स, 1 लाख स्कूल्स, नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में 1 लाख स्कूल बंद हो गए। महाराष्ट्र में अभी पिछले मार्च महीने में, 2 महीने पहले 18,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो गए। यहां पर महाराष्ट्र में 40,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील नहीं दिया जा रहा। आप सोचो, पहली कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक सिर्फ 200 बच्चे होंगे, तो भी 80 लाख बच्चों को भूखा रखा जा रहा है। ये नेता अपने बच्चे को 2 घंटा भूखा नहीं रख सकेंगे, लेकिन गरीबों के बच्चों को, 80 लाख बच्चों को रोज भूखा रखा जा रहा है। और मतलब शिक्षा के लिए उनको, उनके बच्चों के मन में आकर्षण हो, इसलिए यूपीए गवर्नमेंट ने मिड डे मील शुरू किया था। अब उसी मिड डे मील का हथियार की तरह इस्तेमाल करके गरीबों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। इतना, मतलब मैं कह नहीं सकता, इतना अमानुष तरीका गरीबों को और बहुजनों को शिक्षा से दूर करने का आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा सरकार ये कर रही है। अब सोच के देखिए, ऐसी पार्श्वभूमि पर, ऐसी बैकग्राउंड पर अगर भाजपा के नेता यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो क्या होगा। अभी कल, मतलब पूना में छात्रों की गूंज 22 तारीख को होने वाला है। पिछले साल से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जहां मैं भी पढ़ा हूं, वहां पर, मतलब गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज है, फीस नहीं है, वहां पर डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर
महाराष्ट्र की सरकार ने 80-80 हजार रुपया हर एक स्टूडेंट से लिया था, 80,000 रुपीज। और जब नासिक पूना में छात्रों की गूंज हो रही है, वहां पर एनएसयूआई ने यह मुद्दा उठाया, तो चंद्रकांत पाटिल मिनिस्टर जो है, उनको कॉलेज को बताना पड़ा कि 80 हजार रुपए का डेवलपमेंट फंड लेना अब वो बंद करेंगे। इसका सीधा मतलब क्या दिख रहा है कि डर है उनमें कि छात्र इकट्ठा हो रहे, छात्र इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे। स्कूल की बच्चे और बच्चियां, अभी नासिक के पास 60 किलोमीटर पर संगमनेर है, वहां पे स्कूल के बच्चे और बच्चियों ने रास्ता रोको कर दिया था और मानना पड़ा सरकार को और सिस्टम को कि वो रास्ता बनाएंगे। तीन स्टूडेंट लड़कियां किसी बहुत छोटे विलेज की, उन्होंने हाथ में छाता एक माइक की तरह पकड़ा और उन्होंने सिटीजन जर्नलिस्ट जैसा स्कूल की तरफ जाने वाले रास्ते की हालत क्या है ये रिपोर्ट वहां पर की। वो रील बहुत वायरल हुई इंटरनेट पर। 24 घंटे में वो रास्ता बनाना पड़ा। इसका सीधा मतलब है भाजपा और व्यवस्था, सिस्टम सरकार की ये बौखला गई है, ये डरी हुई है और इसका असर इस जनरेशन पर नहीं हो रहा है, क्योंकि रास्ता बनाने के बाद भी उन्होंने रील बनाया कि ये अब तक क्यों नहीं किया था। नासिक शहर में जहां मैं रहता हूं, वहां पर खराब रास्तों की वजह से पिछले 2 महीने में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। गड्ढों में 2 व्हीलर्स गिरने की वजह से किसी ने उड़ा दिया, इसकी वजह से 10 लोगों की मौत गड्ढों में हो चुकी है। 5 महीने बाद यहां पर कुंभ होने वाला है और 6 करोड़ लोग आने वाले हैं, तो पता नहीं क्या होगा। और इसलिए ये लोगों का गुस्सा है, जायज गुस्सा है, और बहुत अच्छी बात है कि वो आज एक्सप्रेस कर रहे हैं उसे। मेरा वही सवाल भी था। आप ने बिल्कुल एकदम जो तस्वीर है और जो बहुत ही भयावह तस्वीर है उसकी एक तरह से आपने ये खाका खींचा है निरंजन जी। सवाल मेरा यही है कि जब किरण रिजिजू अपनी फेवरेट एजेंसी को बैठकर जब वो सवालों के जवाब देते हैं तो कहते हैं कोई, देखिए हजारों छात्र थे, कोई मरा तो नहीं, किसी के ऊपर पैलेट गन तो नहीं चली, किसी की हड्डी तो नहीं टूटी। तो जब आप इतने खुले तौर पर बैठकर आप झूठ बोल रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, अब आप ये देखिए कि जो हमारे मौजूदा सीजेआई हैं, उनके एक नहीं 3-3 जगह उनके कार्यक्रम उनको रद्द करने पड़ रहे हैं। तो फिर ये कैबिनेट मंत्री जिनकी शायद शक्ल भी देखना लोग गवारा ना करें, अब वो अगर इस तरह से जाएंगे या फिर इंस्टाग्राम पर हर दूसरी रील पर वो अगर नजर आएंगे, तो मुझे आपको नहीं लग रहा कि ये गुस्सा और ज्यादा बढ़ेगा? क्योंकि छात्र ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि जो 20 जुलाई को हुआ वो किसके कहने पर हुआ। वही सवाल जो राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं, उसका जवाब तो आप दे नहीं पा रहे हैं। आपने उन्हें दिमागी नक्सल और बता दिया, तो आप दिमागी नक्सल उनको बता दिया, और जब ये बैकफायर किया तो आपने इसे कांग्रेस से जोड़ दिया और शर्जील इमाम और मुसलमानों से आपने जोड़ दिया। तो ये जो भी हर चीज ये बैकफायर जो करती हुई नजर आ रही है, ये भी आपको लग रहा है इसी तरीके से बैकफायर करेगा? क्योंकि युवा तो इन सवालों के जवाब आपसे पहले पूछेंगे, आपका गुणगान जो है वहां पर उसको सुनने के लिए नहीं आएंगे। वो बिल्कुल इनका गुणगान नहीं सुनने के लिए आएंगे, और इसलिए मैंने कहा कि वो इनको खदेड़ देंगे। किरण रिजिजू कितना झूठ बोलते हैं। ये राहुल कंवल ने इलेक्शंस के पहले किरण रिजिजू और उनकी वाइफ के साथ ब्रेकफास्ट पर एक इंटरव्यू किया था, जिसमें किरण रिजिजू की वाइफ ने कहा था कि वो जेएनयू में थी जब वो पूरा कन्हैया कुमार और उमर खालिद का पूरा वो कंट्रोवर्सी हुआ था, और उस वक्त किसी ने भी भारत तोड़ो के नारे नहीं दिए थे। ये रिजिजू के सामने बैठकर उनकी बीवी ने कहा था, और इसका मतलब रिजिजू झूठे हैं ये उनकी पत्नी को भी पता है। और वही वीडियो अभी हम फैलाएंगे, हम उसको वायरल करेंगे कि ये कितना झूठा है। ये अभी जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, किसी की हड्डी टूटी ही नहीं, किसी की मौत हुई ही नहीं। मतलब कहना क्या चाहते हो? सैकड़ों बच्चे मर जाने चाहिए थे वहां पर। पेलेट गन नहीं चलाई बोल रहे, वहां पेलेट गन के जख्म जिन बच्चों के ऊपर है उनको तो राहुल गांधी ने मीडिया के सामने रखा। गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स जहां पर उनको एडमिट किया वहां की रिपोर्ट्स आए हैं कि किस किस्म की इंजुरीज उनको थी। पेलेट्स की इंजुरी उनके शरीर पर थी, 30-30, 40-40 इंजुरीज उनके ऊपर थी। तो रिजिजू झूठ बोल रहे हैं, और इसी झूठ का अगर एक्सटेंशन वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाकर करना चाहेंगे तो उसका नतीजा भी उनको देखना पड़ेगा, और बच्चे स्टूडेंट्स तो इनको खदेड़ के रखेंगे।
जी, बिल्कुल। मैं कांग्रेस पे आना चाहती हूँ कि कांग्रेस को की क्या आपकी रणनीति फिलहाल की जो है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार छात्रों की गूंज कार्यक्रम वो कर रहे हैं, उन्हें बहुत इसमें कामयाबी हासिल हो रही है और इससे सरकार डरी भी हुई है। पुणे में देखा कि कर्फ्यू जैसे हालात पैदा करने की वहाँ पर कोशिश की गई। उससे पहले भी जहाँ कहीं भी है, वहाँ भी तमाम जगहों पर व्यवधान जो है वो डाले गए हैं। हमने ये देखा है, उसके बाद भी लाखों की तादाद में छात्र आए हैं क्योंकि छात्रों को राहुल में एक उम्मीद नजर आती है। उन्हें लगता है कि वो हमारी आवाज उठा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम तो महिला विशेष है, यानी कि जो मोदी का सबसे बड़ा वोट बैंक है, जो क्लेम करते हैं, वो उस पर सीधे तौर पर राहुल गांधी जो है वार कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं। ये 800 जगहों पर जो आउटरीच प्रोग्राम, ये छात्रों की गूंज जो ये कांग्रेस करने जा रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि वंदे मातरम को भी लेकर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड कांग्रेस को लेना चाहिए, एक डिफेंसिव होकर और ऑफेंसिव होकर नहीं, बल्कि फ्रंट फुट पर आकर उन्हें जो एक आइडियोलॉजी की वो बात करते हैं कि ये एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल वॉर है, उन्हें उसी तरह से इसे लेना चाहिए? जी, बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस ने बहुत एग्रेसिव होकर फ्रंट फुट पे आकर बोलने की जरूरत है। मैं तो ये कहता हूं कि मैं वही वंदे मातरम गाऊंगा जो पंडित नेहरू ने गाया था। मैं वही वंदे मातरम गाऊंगा जो महात्मा गांधी ने गाया था, जो सरदार पटेल ने गाया था, जो सुभाष चंद्र बोस ने गाया था। उतना ही मैं गाऊंगा। मैं संघ जो चाहता है वो वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। वंदे मातरम गाना जब एक शौर्य का प्रतीक था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक था, तब तो ये चूहे जैसे बिल में छुपकर बैठे थे, पूरा संघ परिवार। वो डरे हुए थे और वंदे मातरम गाने वालों की खबर सरकार को देकर उनसे इनाम लेते थे, अंग्रेजों से। तो ये तो मतलब बेईमानी का तो इनका इतिहास रहा है देश के साथ। आज देशभक्ति के बारे में बताना इनको कोई हक ही नहीं पहुंचता, उस बारे में बोलना। और ये भी क्या दिमागी नक्सल मतलब ये इतनी रैंडम लेबलिंग उन्होंने किया था और जो वो करते आ रहे, ये इनकी आदत भी रही है इस किस्म से रिडिक्यूल करने की। तो चाहे वो गूंगी गुड़िया बोला हो इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को उड़न खटोला बोला होगा क्योंकि वो पायलट थे। अभी पहले अर्बन नक्सल बोलते थे, देशद्रोही बोलते थे, एंटी नेशनल बोलते थे, लिबरांडू बोलते थे, सिक्यूलर बोलते थे। ये अलग 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 लेबल लोगों को देते आ रहे हैं और लेबल लगाकर उनको डिमोटिवेट करना, उनका शाउट डाउन करना उनकी आवाज को, ये हमेशा ये करते आ रहे। दिमागी नक्सल के ऊपर जब ऑब्जेक्शंस हुए तब रिजिजू को आकर कहना पड़ा कि दिमागी नक्सल का मोदी का मतलब क्या था। और उसमें भी उन्होंने क्या कहा कि जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का विरोध करते हैं वो दिमागी नक्सल है। तो मैं कहता हूं कि हाँ, मैं विरोध करता हूं। मैं एब्रोगेशन ऑफ 370 का विरोध करता हूं, मैं सीए एनआरसी का विरोध करता हूं, मैं यूएपीए की अमेंडमेंट्स का विरोध करता हूं, मैं ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज करने का विरोध करता हूं। तो ये सारी बातें हैं और इसका मतलब आप अगर मुझे दिमागी नक्सल कह रहे हो तो कहो, ये आपका आपका गोबर दिमाग है जिसकी वजह से ये सरकार इस किस्म के लेबलिंग करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज आज के बच्चे, आज की जो जनरेशन जी है या जनरेशन अल्फा है या मिलेनियल्स पेरेंट्स जो है, जो इनको जाने दे रहे हैं इस आंदोलन में, उनकी मैं तारीफ करूंगा क्योंकि वो आज का सोच रहे हैं। आज क्या जरूरी है, आज उनके भविष्य के लिए क्या जरूरी है, क्या चलकर उनका भविष्य बन पाएगा। एक एक समय था जब हमेशा से मतलब देश के हर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को कुछ ना कुछ रोल दिया था निभाने के लिए देश की डेवलपमेंट में, हमेशा से। चाहे वो पंडित नेहरू हो जिन्होंने हायर एजुकेशन और एजुकेशन के बारे में एस्पिरेशंस रखने के लिए उनको इंस्पायर किया बच्चों को, अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स निकाले, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स निकाले। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया, उसके बाद इंदिरा गांधी ने किया, उसके बाद राजीव गांधी ने किया। हर एक ने इस देश के युवाओं को कुछ ना कुछ रोल निभाने के लिए दिया था। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत खुद सोचे कि पिछले 12 सालों में उन्होंने इन बच्चों को क्या रोल दिया निभाने के लिए। कावड़ यात्रा में जो हुल्लड़बाजी चलती है, जो शराब पीकर कावड़ यात्रा में बच्चे नाचते हैं, वो हिंदुत्व की जनरेशन जी है। लेकिन वो इस देश की जेनजी नहीं हो सकती। इस देश की जेनजी वही है जो व्यवस्था में पारदर्शिता चाहती है, जो व्यवस्था में अकाउंटेबिलिटी चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो सत्य का
बात करना चाहती है। वो जो रविंद्रनाथ टैगोर की कविता थी, चित्त जहां भय विहीन शीर्ष जहां उच्चरे, सत्य का गंभीर जहां वाणी का उत्सरे, ज्ञान जहां मुक्तरे, ये उन्होंने कल्पना की थी भारत की, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई। तो आज आज सोच के बताओ कि क्या आज इसमें से कौन सी चीज पिछले 12 सालों में भाजपा और संघ ने रखी है इस दिन में, इस देश में? चित्त जहां भयविहीन, क्या यहां पर बच्चों का, जनता का चित्त भयविहीन है? क्या सर उठाकर वो चल पा रहे? शीर्ष जहां उच्चरे, ज्ञान जहां मुक्तरे, है मुक्त ज्ञान? यहां कुछ भी नहीं है। पूरे इस देश की व्यवस्था को तहस नहस करके रखा है, और आज वो डरे हुए हैं क्योंकि ये जेनजी उनके खिलाफ है, पूरी तरह से चली गई है, और इनके किसी भी पैंतरा इस जनरेशन पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। खुद भागवत ने मुंबई में इंटरेक्शन करने की कोशिश की, उसी इंटरेक्शन से बाहर आने के बाद उसी हॉल के लॉबी में उन बच्चों ने कहा कि भागवत से हम निराश हो गए, वो हमारी बात को समझ भी नहीं पाते। और इसलिए राहुल गांधी जो कर रहे हैं छात्रों की गूंज का, एक तो इस जनरेशन को यकीन हो चुका है कि ये पढ़ा लिखा इंसान है, ये सेंसिटिव सेंसिबल इंसान है, ये हमारी एस्पिरेशंस को समझ सकता है, ये रिलेट कर सकता है, क्योंकि राहुल गांधी के बहन के जो बच्चे हैं, प्रियंका गांधी के जो बेटा या बेटी है, वो जेनजी है, और उनको राहुल ने देखा है बड़ा होते हुए, तो वो जानते हैं जेनजी क्या चाहती है, उनकी लैंग्वेज भी समझती है उसको, और उसकी वजह से वो कनेक्ट कर पाते हैं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, वो एक अनपढ़ के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, कतई नहीं हो सकते। वो मतलब मुझे तो हंसी आ रही थी, आईआईटी के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में नरेंद्र मोदी जा रहे, क्या बच्चों को लगा होगा, इसके डिग्री का पता नहीं, इसके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का आता पता नहीं है, और ये हमें आईआईटी के लिए देने के लिए आ गया डिग्री। ये विडंबना है उनकी शिक्षा की। जी बिल्कुल, और उसमें भी वो कितना उन्हें झुकना है, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, क्या हो सकता है, उसमें भी वही सब बताया जा रहा है। तो वही मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप मुखौटा कुछ भी पहनकर अभी कुछ भी दिखाने की कोशिश करें, लेकिन आप अपना डीएनए नहीं बदल सकते, आप अपना चाल चरित्र नहीं बदल सकते। आपको वही अपनी एक इमेज जो आपने बनाई है कि भाई आप विष्णु का अवतार हैं, आप तो भगवान हैं, आपके मंदिर बनने चाहिए, आपके तो 56 इंच है, आप तो विश्व गुरु हैं, ये सब जो आपने किया है तो खत्म हो रहा है, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। उन्हें अभी भी लग रहा है दिए के बुझने से पहले वो बहुत तेज फड़फड़ा रहा है। लेकिन फिर भी मेरे जहन में एक सवाल जरूर आता है निरंजन जी, कि ये जो फिलहाल की परिस्थितियां अभी हमारे सामने हैं, ये जाहिर सी बात है एक उम्मीद देती है, उम्मीद उन लोगों को देती है जो एक चेंज चाहते हैं, जो देश में शिक्षा, रोजगार, इन तमाम तरह के सवालों पर चाहते हैं कि देश आगे बढ़े और अकाउंटेबल सरकार को ठहराया जाए, या नई सरकार भी जो आए। लेकिन ये आपको एक फौरी अभी फिलहाल का आपको एक फिनोमिनन लगता है, या आपको लगता है ये बहुत दूर तक जाने वाला है, और इसका नतीजा हम 2029 या उससे पहले होने वाले लगभग मेरे ख्याल से 1 दर्जन के करीब जो असेंबली इलेक्शंस होंगे, जिसमें उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, ये सारे इलेक्शंस हैं, उसमें हमें देखने के लिए मिलेगा, और उससे ही आगे पता चलेगा कि आखिर लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, एजेंसीज अभी भी इन्हीं के कब्जे में हैं, चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है, वी कैन नॉट शट आवर आईज, और इन तमाम चीजों को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे यकीन है इस बात का कि ये स्टूडेंट्स की मूवमेंट जो शुरू हुई है, ये सस्टेन्ड रहेगी। दूसरा, पुणे में जो छात्रों की गूंज होने जा रही है, वो जानबूझ के सिर्फ छात्राओं के साथ है, सोच समझ के, क्योंकि पुणे में महिला शिक्षण का, महिलाओं की शिक्षा का एक इतिहास रहा है। यही वही पुणे है जहां पर महात्मा फुले ने सबसे पहले सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया था, सिखाया था, और पहली महिलाओं की स्कूल देश में, पहला महिलाओं की स्कूल पुणे में सावित्रीबाई फुले और उनकी जो साथी थी फातिमा बी, उन दोनों ने पुणे में शुरू किया था महिलाओं के शिक्षा के बारे में। वो शिक्षा जो महात्मा फुले ने एक जाति तक सीमित नहीं रखी थी, वो सारे जातियों के लिए, सारे धर्मों के बच्चों के लिए, और खासकर लड़कियों के लिए वो स्कूल वहां पर उन्होंने शुरू किए थे। ये वजह है कि पुणे में राहुल गांधी आने के बाद पुणे में जो यूनिवर्सिटी है वो भी सावित्रीबाई फुले के नाम से है।
तो सावित्रीबाई फुले की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ये सारे बच्चे, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसलिए जानबूझकर महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ ये पूना का छात्रों की गूंज होगा। दूसरी बात, आपने देखा किसानों का आंदोलन 13 महीने चला, लेकिन छात्रों का जो ये आंदोलन हुआ ये महज एक आध महीना दिल्ली में चला, क्योंकि हर घर में किसान नहीं है, हर घर में छात्र है। और उस छात्र के जरिए वो जिस वर्ग से आते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के हो, चाहे वो किसान के बच्चे हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्रियल लेबर के बच्चे हो, चाहे डॉक्टर के हो, इंजीनियर्स के हो, किसी का भी बच्चा हो, उस स्टूडेंट के जरिए वो जिस तबके से आते हैं या जिस वर्ग से आते हैं, उस वर्ग के समस्याओं को भी उठाया जा सकता है, उनको भी एड्रेस किया जा सकता है। तो आज राहुल गांधी की राजनीति में छात्र जरिया बने हुए हैं, उनके द्वारा इस देश के हर एक रिलेवेंट मुद्दे को उठाने का। दूसरा, कल मतलब पिछले 7 तारीख को मैंने खुद प्रयास करके महाराष्ट्र में जितने छात्र संगठन है उन सभी को इकट्ठा करके उनका पहला प्रोटेस्ट मार्च हमने 7 अगस्त को नासिक में किया था, 7 तारीख को। और यही मांग लेकर किया था कि इस्तीफा, ये इट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स, इट इज नॉट ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। ये बीमारी का इलाज नहीं है, ये लक्षणों के ऊपर इलाज है। और हम बीमारी के ऊपर इलाज चाहते हैं। बीमारी क्या है, तो हमको ये पूरी व्यवस्था बदलनी है। हमको ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नामंजूर है, हमको फी स्ट्रक्चर में डिस्क्रिमिनेशन नामंजूर है, हमको एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन नामंजूर है, हमको हिस्ट्री को आइडियोलॉजी से रिप्लेस करना जो शुरू हो गया है भाजपा की तरफ से, संघ की तरफ से, वो नामंजूर है। और ये पूरा बदलाव हमें चाहिए। ये हम सिस्टम बदलने की जब मांग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सस्टेन्ड होगी। अभी 2 अक्टूबर से बंबई में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र की सारे के सारे छात्र संगठन, शिक्षक संगठन, इन सभी मिलकर पूरे महाराष्ट्र में 2 अक्टूबर से ये आंदोलन शुरू करेंगे कि हमको व्यवस्था में बदलाव चाहिए। और तब जाकर ये आंदोलन 2029 तक रहेगा और उसका असर भी पूरे देश में तब तक होने वाले हर चुनाव में देखने को मिलेगा। ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही है कि इस तरह के आंदोलन या इस तरह की चीजें कंटिन्यूसली होने की जरूरत है। यानी कि जो छात्रों का के साथ जो एक एंगेजमेंट है, जो उनके अंदर एक जील आई है, जो उनका डर और भय पूरी तरीके से जो निकला है, जो सवाल पूछने की क्षमता उनके अंदर जो पैदा हुई है, उसको कैसे कंटिन्यूसली इंगेज करते रहना है और आगे बढ़ाना है, किसी तरह का कोई डाइवर्जन इसमें ना हो जाए, वो बहुत जरूरी है। और डाइवर्जन से मुझे याद आ रहा है, और मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही थी, और आप इस पे बहुत जबरदस्त आपकी इस पे राय भी है। निरंजन जी, मैं ये देख रही थी कि सीजेपी ने ये आंदोलन की शुरुआत की और उसके बाद हमने देखा कि जंतर मंतर पर जो भी कुछ हुआ, ये भी लगा कि भाई उनको देखिए एक पूरा रेड कार्पेट दिया गया था, सब कुछ उन्होंने किया। हालांकि उसके बाद ये मूवमेंट उनके हाथ से कंप्लीटली निकल गया और अब तो ये देशव्यापी एक आंदोलन छात्रों का बन गया है, जेन जी एंड जेन अल्फा का बन गया है। अब जेन जी के बाद वो जेन अल्फा पर आ गए हैं और वो स्कूल ठीक करो आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया है। जेन अल्फा भले ही अभी वोट देने के काबिल ना हो, लेकिन 12वीं क्लास का छात्र हो सकता है कि जब तक 2029 आए वो वोट देने के काबिल वो हो जाएगा। और उसके अलावा जो उनके माता पिता हैं, वो भी तो अपने बच्चों को रोते बिलखते और सड़कों पर देख रहे हैं। क्या ये भी आपको किसी तरह का कोई डाइवर्जन लग रहा है? जो स्कूल ठीक करो, जो एजेंसी, जो चीजें शायद विपक्ष को जिसका सीधे तौर पर फायदा हो, क्या इससे किसी तरह का आप डाइवर्जन देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वो एक साइमल्टेनियसली चल रहा है, बट लेकिन जो विपक्ष कर रहा है, खासतौर पर जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उसका असर हमें पॉलिटिकली दिखेगा? नहीं, देखिए, मैं वही फिर से बात दोहराऊंगा कि महाराष्ट्र में 40,000 स्कूल्स में मैं 200, हर एक स्कूल के 200 स्टूडेंट्स, मतलब मैं बहुत बहुत छोटा आंकड़ा पकड़ रहा हूं, लेकिन 40,000 स्कूल्स के 80 लाख बच्चों को भूखा रखा जा रहा है और उनको डिमोटिवेट किया जा रहा है स्कूल में आने से सरकार की तरफ से। तो आज सबसे पहले ये मिड डे मील के जो सप्लायर्स है, ये सारे भाजपा के हैं, भाजपा ने उनको टेंडर देके रखे हैं। और ये जो सैकड़ों करोड़ रुपए का हर दिन घोटाला कर रहे हैं, 80 लाख बच्चों को भूखा रख के, उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही? क्योंकि वो भाजपा के ठेकेदार है, इसलिए।
ये स्कूल ठीक करो, स्कूल ठीक करो, तो स्कूल ठीक करने का जिम्मा जाएगा कहां पर? जिला परिषद पर जाएगा, जिला परिषद के एजुकेशन डिपार्टमेंट पर जाएगा, या पंचायत समिति के जाएगा। महाराष्ट्र सरकार पर कब आएगा? तो ये डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, और ये हम समझ भी सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ठीक है, स्कूल ठीक कर रहे हो, स्कूल ठीक करो, चलो। अब उससे ज्यादा अहम मुद्दे जो है, स्कूल का जो ड्रॉप आउट परसेंटेज बढ़ रहा है, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में जाने में भी ड्रॉप आउट परसेंटेज है, सेकेंडरी मतलब 10वीं के बाद कॉलेज में जाने की एडमिशंस जो होती है उसमें भी ड्रॉप आउट परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। इसको एड्रेस करने के लिए क्या है सिलेबस में, मतलब प्राथमिक शिक्षा में महाराष्ट्र में मनुस्मृति की कुछ चीजें लाने की कोशिश की गई थी, क्या उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं कोई? क्या वो मंजूर है किसी को? तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि हम तो पूरी व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। मैं तो कहूंगा कि केजी से पीजी तक, किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त में एजुकेशन होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने इंजीनियरिंग की थी, 750 रुपए मेरी सालाना फीस थी, 750 रुपए, 3000 रुपए में मैं हुआ। और ऐसे वक्त में ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं जो सिलेबस पढ़ रहा था मेरे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, या मैं जो एक्सपेरिमेंट्स करता था मेरी लैब में, वही तो सिलेबस प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया जा रहा था, वही तो एक्सपेरिमेंट्स वहां हो रहे थे कि फीस यहां पर 3000 रुपया 4 साल की, और वहां पे 80,000। क्यों? आम बच्चा, मैं रास्ते पर नासिक की सड़कों पर मैं 8 साल न्यूज़पेपर बेचता था, मेरी चौथी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक आई वॉज ए न्यूज़पेपर वेंडर। लेकिन रास्ते पर न्यूज़पेपर बस बेचने वाला बच्चा इंजीनियर बनने के सपने देख पाता था, क्योंकि सरकार सपोर्ट कर रही थी एजुकेशन को। आज सरकार एजुकेशन से पूरी तरह से हट गई है। रास्ते पर पेपर बेचने वाला बच्चा छोड़ दो, आज एक आम दुकानदार वो भी सपना नहीं देख पाता कि वो अपने बच्चे को इंजीनियर करेगा। वो कहां से इतनी फीस भरेगा? कहां से उतने? हॉस्टल की फीस, रूम के साथ मेस, दोनों मिलाकर मेरे 250 रुपया थी। और मैं टेलीविजन रिपेयरिंग करता था एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, वो 300 रुपए मुझे महीने का देते थे, मेरा एजुकेशन हो जाता था। आज नामुमकिन कर दिया है गरीब बच्चों के लिए, और ये कतई होना नहीं चाहिए। और इससे सबसे ज्यादा सफर वो हो रहे हैं, इनके बच्चे तो लंदन में जाके पढ़ेंगे। मतलब ये रिजिजू अपने बेटे को बजरंग दल में क्यों नहीं डालता है? इतनी बात अगर कर रहा है तो या कावड़ लेके घूमने के लिए कहो, राजनाथ सिंह अपने बेटे को कावड़ लेके भेजे कहीं पे। ये नहीं करेंगे। अमित शाह का बेटा वो बीसीसीआई में जाके बैठेगा, वो कावड़ लेके नहीं घूमेगा, कावड़ आम आम लोगों को उनके हाथ में दिया जाएगा। और यही सोचने की जरूरत है आज कि इनके बच्चे तो बाहर जाके पढ़ रहे हैं, वहां की डेमोक्रेसी का, वहां के सेक्युलरिज्म का, वहां की लिबर्टी का, वहां की फ्रीडम का पूरी तरह से लाभ उठा रहे, उसके फल खा रहे, लेकिन यहां नफरत के बीज बोए जा रहे। क्या जरूरत है ये कहने की कि उमर खालिद के बारे, उमर खालिद के खिलाफ या शर्जील इमाम के खिलाफ आप 6 साल में चार्जशीट तक दायर नहीं कर पाए? इतनी हिम्मत है तो चार्जशीट दायर करो विथ एविडेंसेस, वो नहीं कर पा रहे। सिर्फ इनकार्सरेशन। नरेंद्र मोदी जो स्पीच में कह रहा था कि इनको आइडेंटिफाई करो, इनको आइसोलेट करो, इस तरह से आइसोलेट करना चाहते हैं। ये पूरा देश उठकर खड़ा होगा, इसका मुझे 100% यकीन है। ये नहीं चलेगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और आपकी बातों, जो आप कह रहे थे कि आप न्यूज़पेपर बेचते थे, टेलीविजन वहाँ पर रिपेयर आप करते थे, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मतलब आज जिस तरह से हम आपको देखते हैं, हाउ आर्टिकुलेट यू आर एन इंस्पिरेशन, ये कहा जा सकता है। और इसी तरह के इंस्पिरेशन की मुझे लगता है युवाओं को भी ज़रूरत है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था तब से लेकर अब तक कहाँ आ गई है?
और हम जैसे लोग भी इसी तरह की यूनिवर्सिटीज में पढ़े हुए हैं जहां 3,000 4,000 रुपए पूरे पूरे साल की फीस, क्योंकि जनरेशनल गैप हो गया है आपके और मेरे बीच में। तो मैं कहूँ कि वो हुआ करता था और वो हम जाकर देते थे और एक आसान होता था एक गरीब माँ बाप के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना। लेकिन अब तो ये बिल्कुल दूर की कौड़ी लग रहा है और वही गरीब बच्चे जो हैं स्कूल से लेकर और कॉलेजेस से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर उठ खड़े हुए हैं कि आप हमारे भविष्य को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं और अब हम सवाल पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।